जी, अब चलते हैं हम सेक्शन 600 की तरफ, प्रोविजन ऑफ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट। सेक्शन 600 हमारा जनरल सेक्शन है। 601 से स्पेसिफिक सर्विसेज स्टार्ट होगी। इनमें जो अहम बातें वो डिस्कस कर रहा है वो है पैराग्राफ 600.5 में। ये चीज़ नोट करने वाली है आपको। क्या कह रहा है? कह रहा है मैं आपको आगे ऐसी सिचुएशन बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ कि जिसमें थ्रेट राइज होगा जब हम क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अपनी मजबूरी बता रहा है। क्या मजबूरी है इसकी? कोड ऑफ एथिक्स की कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ ऑल कंक्लूसिव लिस्ट ऑफ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज दैट फर्म एंड नेटवर्क फर्म माइट प्रोवाइड टू एन ऑडिट क्लाइंट। कह रहा है सारी की सारी सर्विसेज की लिस्ट बना के उनमें से हर एक को एड्रेस करना किस सिचुएशन में क्या थ्रेट राइज होता है, ये मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, मुमकिन नहीं है तो फिर क्या करना है? अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस नहीं हुई, तो अगर तो स्पेसिफिक सिचुएशन हो तो आप स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कवर करेंगे, सॉरी स्पेसिफिक सेक्शन कवर करेंगे। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि डिस्कस नहीं हुई आगे 601 से 610 तक, फिर क्या करना है? जनरल प्रोविजन इन दिस सेक्शन विल अप्लाई। ठीक है, व्हेन ए फर्म प्रपोज टू क्लाइंट टू प्रोवाइड ए नॉन इंश्योरेंस सर्विस फॉर विच देयर आर नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन मटेरियल। ये बात समझ आ रही है आपको? ये आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा है। इसका फायदा उठाते हुए बाजुकात आई कैप कुछ ऐसे सिचुएशंस को टेस्ट कर लेता है जो कि क्लियरली डिस्कस नहीं हुई। ठीक है, बाजुकात वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन मटेरियल में से क्वेश्चन पूछ लेता है, स्पेसिफिक सेक्शन में से। लेकिन बाजुकात वो ऐसी सिचुएशन होती है जो स्पेसिफिक सिचुएशन में सेक्शन में डिस्कस नहीं हुई। फिर हम जो हमारा ओवरऑल नॉलेज होता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी बेसिस को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब आप जजमेंट अप्लाई करने के लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार रहें एग्जाम में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो जी? अच्छा नेक्स्ट, हाँ ये बड़ी अहम बात है। वैसे कोड ऑफ एथिक्स को ही अगर आप कवर कर लें तो उसमें भी ये बात कवर हो जाती है, लेकिन ये आपने लाजमी काम करना है। ये काम क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोविजंस इन लॉ रेगुलेशन। अगर कभी क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लॉ ने भी कुछ गाइडेंस या रिक्वायरमेंट्स इशू की हैं, कोड ऑफ एथिक्स कहता है आपने उनको पूरा करना है। ठीक है, आई कैप ने फिर इसके बाद एक पैराग्राफ ऐड किया कि भाईजान पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है, लिस्टेड कंपनीज के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रूल बुक में पैराग्राफ 5.10.3 है। आइए अब जरा पढ़ते हैं कि जो पैराग्राफ 50 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पैराग्राफ है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रूल बुक, इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आई हमारी रूल बुक। क्या क्या सेक्शन बोला था उसने? 5.10 बोला था। ये ले, ये आ गया। जरा इसको पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है? ये पैराग्राफ ये कह रहा है ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो लिस्टेड कंपनी को शैल नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू सच लिस्टेड कंपनी। कह रहा है लिस्टेड कंपनी को आप ये सर्विसेज कभी प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ अगर केस स्टडी में से उसने लिस्टेड कंपनी का केस दिया और इनमें से कोई सर्विसेज हुई, तो आपने क्या करना है? आपने स्ट्रेट अवे इसको वन वर्ड आंसर रिफ्यूज कर देना है। ठीक है, वैसे ये यही रिक्वायरमेंट्स कोड ऑफ एथिक्स में भी डिस्कस होंगे और उसमें भी लगभग यही बात कर रहा है। लेकिन उसमें आपको पता है वो थ्रेड के साथ डिस्कशन करता है पहले। फिर कौन कौन सी सर्विस? प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, काउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग सर्विसेज लिस्टेड कंपनी को ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। आईटी सर्विसेज लिस्टेड कंपनीज को प्रोवाइड नहीं कर सकते। बोले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैल्यूएशन सर्विसेज फॉर मटेरियल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। अपॉइंटेड एक्चुअरी विद इन द मीनिंग ऑफ, यानी वैल्यूएशन, ये भी वैल्यूएशन से रिलेट करता है। फोर्थ, एक्चुअरियल एडवाइस इसको भी छोड़ दें। इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, खासतौर पे टॉप लेवल जो एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट है उसके लिए। ठीक है, वर्क परफॉर्म इंक्लूडिंग सेकेंडमेंट, वो जो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकते लिस्टेड कंपनीज को अगर मैनेजमेंट डिसीजन परफॉर्म किए जाएंगे। लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, मैनेजमेंट फंक्शन या डिसीजन नहीं। कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज भी नहीं। असाइनमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन,
ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन फाइनेंशियल इफेक्ट भी उसका नहीं कर सकते। यानी जैसे फर्स्ट कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइंट ने इंश्योरेंस करवाई थी, इन्वेंट्री में आग लग गई, अब एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ, क्या ये एस्टिमेशन ऑडिटर से करवा सकता है? नहीं करवा सकता। कहता है इस तरह की ट्रांजैक्शन सर्विसेज हमने नहीं। शेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, रजिस्ट्रार सर्विसेज, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के नाम से कोड ऑफ एथिक्स में नहीं कर सकते। तो ये लिस्ट है, सिंपल लिस्ट है, ठीक है, इसको सिर्फ आपने पढ़ लेना है। इसका मतलब ये हुआ लिस्टेड कंपनी में से कोई भी केस आया, आपने सिंपल स्टॉक एक्सचेंज का रेफरेंस, रूल बुक का रेफरेंस देके उसको रिफ्यूज कर देना है। लेकिन ये सारी सर्विसेज तकरीबन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये कोड ऑफ एथिक्स में भी डिस्कस हुई है। कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है जी, ये मैंने अब आपको पढ़ा दिया। ये जो रेफरेंस है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वो ऐसी सर्विसेज जो लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर लिस्टेड कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर सकता। फिर क्या बता रहा है, कह रहा है असल में हम आपको क्यों मना कर रहे हैं भला नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज को वाइड करने को, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने का रिस्क होता है। लेकिन याद रखिएगा, क्लाइंट ये चाहता है कि बाकी सारी दुनिया छोड़ के उसका ऑडिटर उसे नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करे। क्यों? क्लाइंट का आर्गुमेंट पता क्या होता है? क्लाइंट का आर्गुमेंट ये होता है कि सर आप लोग हमारे सिस्टम को जानते हैं, आपको हमारी एक्टिविटीज का पता है, आप जितनी बेहतर सर्विस, जो जितना नॉलेजेबल पर्सन हो ना, वो ज्यादा बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। यही रूल है ना, इसीलिए अक्सर उनकी कोशिश होती है कि ऑडिटर उनको ये सर्विस प्रोवाइड करे, बजाय इसके क्योंकि नया बंदा है जिसको सिस्टम का, बिजनेस का अंदाजा ही नहीं है, मैनेजमेंट का अंदाजा नहीं है। बात ठीक है किसी हद तक, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है इंडिपेंडेंस भी तो हमने ख्याल रखना है। हमने उनकी कंपिटेंस एडवाइस के चक्कर में, उसकी क्वालिटी सर्विस के चक्कर में इंडिपेंडेंस को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ऑडिट की। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स हमें ये समझा रहा है कि आप बड़े ही ध्यान के साथ आपने फैसला करना है कि कौन सी नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करनी है और कौन सी नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी। नॉन इंश्योरेंस सर्विस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने का, कि आप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। ठीक है जी, अगर कभी आपने एक्सेप्ट किया है नॉन इंश्योरेंस सर्विस को, तो फिर क्या करना है? कोड ऑफ एथिक्स कह रहा है, ये ना समझना मैं टोटली मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुख्तात रहना, मना नहीं कर रहा, एहतियात करने का कह रहा हूं कि जब कभी नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करो, हाँ, थ्रेट को आइडेंटिफाई करो और इवेल्युएट करो। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी, अब ये जो आगे बातें कर रहा है ना, ये जनरल है। एक तो थ्रेट को कैसे इवेल्युएट करना है वो केस टू केस बताएगा। ये क्या बता रहा है? लिस्ट जनरल। इसमें जो अहम वाले फैक्टर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यानी हम पढ़ क्या रहे हैं कि जब क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे तो कौन कौन से फैक्टर की वजह से थ्रेट की सिग्निफिकेंस हाई या लो हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स। ठीक है, यह पढ़ने की कोशिश करें। इसमें जो अहम चीज है वो ये कि मैनर इन विच सर्विस विल बी प्रोवाइडेड सच एज द पर्सोनल टू बी इन्वॉल्व्ड एंड देयर लोकेशन। कह रहा है अहम चीज ये है कि सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा। क्या सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे जो टीम का हिस्सा है या अदर? अगर टीम का हिस्सा है तो थ्रेट हाई, वो काम नहीं करना। ये अक्सर सेफगार्ड के तौर पे आएगा, अक्सर से जो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज में, कि आपने क्या करना है, टीम मेंबर्स को अलग रख, ऑडिट टीम मेंबर अलग हो और ये जो नॉन इंश्योरेंस सर्विस है इसके टीम मेंबर्स अलग हो। नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है जी, इसके बाद नेक्स्ट, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन विच सर्विसेज प्रोवाइडेड। अच्छा, ये भी समझ लें, अगर हम कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बारे में कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या रेगुलेटर उसको सुपरवाइज करते हैं, ओवरसी करते हैं, तो फिर उसका थ्रेट कम हो जाता है। इसके दो एग्जांपल दे रहा हूं। पहली एग्जांपल ये कि आगे चल के एक सर्विस आएगी टैक्स रिटर्न सर्विस। वो कहता है आप टैक्स रिटर्न सर्विस अगर प्रोवाइड करनी है ना अपने आर्टिकल, वो कर सकते हैं, उसमें कोई थ्रेट नहीं है। और उसकी वजह बताता है थ्रेट क्यों नहीं है, क्योंकि एफबीआर उसको ओवरसी कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है। और वैसे भी वो पास्ट हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे आपने कैलकुलेशन करनी होती है, उसमें कौन सा जजमेंट अप्लाई करनी है, ना तो आपकी जजमेंट इन्वॉल्व है। और दूसरा रीजन, बड़ी रीजन क्या है, एफबीआर उसको ओवरसी कर रहा है। तो मुझे बताइए थ्रेट की सिग्निफिकेंस कम होगी कि नहीं इस वजह से। एक और चीज वो बताता है कि अगर टैक्स वाला जो सेक्शन है ना, उसमें बहुत सी सर्विसेज है। टैक्स वाले सेक्शन में बहुत सी सर्विस, 4-5 सर्विसेज है। आज हमने 2 कवर करनी है, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। मैं बहुत ज्यादा उसको ना कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, वरना खिचड़ी पक जाएगी। उसमें से एक सर्विस जो हमने बाद में पढ़नी है उसकी बेस अभी बना रहा हूँ। वो क्या, वो कह रहा है बाज़ औक़ात आप क्लाइंट को एक तो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, एक आपको क्लाइंट को टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टैक्स प्लानिंग या एडवाइजरी क्या है, क्लाइंट कहता है सर जी मैंने इंपोर्ट करने हैं कुछ इक्विपमेंट, बताइए चाइना से करूं इंपोर्ट के जापान से करूं, बताइए।
अच्छा सर, हमने नया बिजनेस प्रोडक्ट डेवलप की है, वो लॉन्च करनी है, बताइए एग्जिस्टिंग सेटअप के मुताबिक ही करें कि उसके लिए एक नई कंपनी बनाएं और उस नई कंपनी के जरिए प्रोडक्ट लॉन्च करें? टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए बेहतर क्या है? ये एडवाइस देना, ये टैक्स प्लानिंग करना, ये है एडवाइजरी। इसमें वो कहता है कि इसमें थ्रेट राइज होता है, टैक्स रिटर्न में नहीं होता था ना, क्यों नहीं होता था? सुपरवाइजरी करता था। अगर टैक्स प्लानिंग टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करे, इसमें थ्रेट राइज होगा। क्यों? आपकी एडवाइस के ऊपर क्लाइंट अमल करेगा और हो सकता है इस एडवाइस की बेस पे इसका जो आउटपुट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना हो। लेकिन इसके सेफगार्ड में ये कहता है, फर्ज कीजिए अगर आप क्लाइंट को जो एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, अगर वो आपने प्री अप्रूव करवा ली एफबीआर से। प्री अप्रूव का मतलब है एफबीआर को पहले से लेटर लिख के कहें सर ये हालात हैं, इनमें हम ये मशवरा दे रहे हैं, जब आपके पास ये एनुअल रिटर्न आएगी क्या आप इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपके लिए ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल है? जब एफबीआर की मोहर लग जाती है ना, हाँ, तो फिर एक जजमेंटल एस्पेक्ट खत्म हो जाता है। उस सिचुएशन में भी थ्रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शाबाश। तो बात समझ आ रही है आपको कि लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो होता है ना, ये भी हमारी थ्रेट की सिग्निफिकेंस को अफेक्ट करता है। दो एग्जांपल से बता दिया कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है? जब ये एग्जांपल आएंगे तो याद रहेगा ये पॉइंट, नहीं रहेगा दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वेदर क्लाइंट इज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। क्या मतलब? क्लाइंट अगर लिस्टेड कंपनी है तो थ्रेट क्या है? हाई, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो लो। तो इसका मतलब पता है क्या? आगे चल के 10 सिचुएशन है, 10 में से तकरीबन मेरा ख्याल है 8 में लगभग आप एक चीज देखेंगे, क्या वो सर्विस को डिस्कस करेगा, समझाएगा आपको सर्विस है क्या, एग्जाम्पल देगा, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स बताएगा। फिर जब सेफगार्ड की तरफ, एक्शन की तरफ आएगा ना, तो वो कंसेप्ट को दो हिस्सों में तोड़ेगा, एक लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। गैस करे आगे क्या करेगा? गैस करे फिर मैं मानूं आपको ये समझ रहे हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में कहेगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट बहुत ज्यादा है, परफॉर्म नहीं करनी। अनलिस्टेड कंपनी के केस में कहेगा कि थ्रेट निस्बतन कम है, परफॉर्म कर सकते हो अगर सेफगार्ड। और अगर कोड ऑफ एथिक्स समझ आ रहा है तो मुझे बताइए सेफगार्ड क्या लिखे होंगे उसमें? अगर बता, सेपरेट टीम, शाबाश, और रिव्यू और अपॉइंट कर, बस हो गया खत्म, हो गया खत्म। मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं, असल में नहीं खत्म हुआ, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। तो क्या क्लाइंट अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है कि नहीं, हमारे थ्रेट को अफेक्ट करता है, सिग्निफिकेंस को अफेक्ट? यस, अफेक्ट करता है, बिल्कुल अफेक्ट करता है। द लेवल, फिर इसके बाद अगला, हाँ जी, नहीं ये फारग है, ये फारग है। हाँ, फिर नीचे आ गया, वेदर द आउटकम ऑफ सर्विस विल अफेक्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और मैटर्स रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, इसमें तो एक एग्जांपल हो जाए तो मजा ही आ जाए। एग्जांपल अभी बताता हूँ आपको। यानी क्या कह रहा है, आपने ये देखना है पहली चीज, क्या जो नॉन इंश्योरेंस सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आउटकम यानी उसका रिजल्ट, उसकी फाइनल रिपोर्ट जो भी, जब आप उसको परफॉर्म कर लेंगे तो वो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगी कि नहीं। बाज़ औक़ात हम ऐसी नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कहना क्या चाह रहा है, समटाइम नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती हैं, समटाइम इफेक्ट नहीं करती। अगर इफेक्ट नहीं कर रही, सिग्निफिकेंस कम में इफेक्ट कर रही है तो सिग्निफिकेंस ज्यादा है, ठीक है? अब इसकी एग्जांपल अभी दूंगा, मुझे याद करवाइएगा कि सर्विस कैसे, कब अफेक्ट करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कब इफेक्ट नहीं करेगी। आगे चलते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लूं। क्या कह रहा है, एक्सटेंड टू विच द आउटकम ऑफ सर्विस विल हैव मटेरियल इफेक्ट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है तो फिर उसको देखो उसका इफेक्ट क्या मटेरियल है और उसको सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है कि नहीं। तो फिर से मुझे बताइए, अगर कोई नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज ऐसी है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं कर रही, सिग्निफिकेंस क्या है, लो। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है, फिर हम कहेंगे, देखेंगे मटेरियलिटी क्या है, सब्जेक्टिविटी क्या है। मटेरियलिटी मतलब अमाउंट कितनी ज्यादा है, सब्जेक्टिविटी मतलब जजमेंट्स कितनी इन्वॉल्व है। जितनी ज्यादा मटेरियल, जितनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी, उतना थ्रेट हाई, और जितने मटेरियलिटी कम और जजमेंट कम, उतना ही थ्रेट क्या होगा, लो होगा। शाबाश, ये बात समझ आ गई आपको? चलिए अब आगे चलते हैं, हम जैसे अगली बात क्या कर रहा है वो, नेचर एंड सेट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, कि ये इम्पैक्ट उनका अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे कितना इफेक्ट होगा, मतलब ये ऊपर वाली बात को ही थोड़ा सा दूसरे एंगल से कहा, इसको छोड़ दे। अब एग्जाम्पल, फिर उसके बाद नमाज के लिए ब्रेक। एग्जाम्पल सुनिए, एक है वैल्यूएशन सर्विस। एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा, आगे भी क्योंकि मैं एग्जाम्पल वो कोशिश कर रहा हूँ सिलेक्ट किया करूँ कि जो कि करंट टॉपिक को भी, कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करते और आगे भी रिलेट हो जाए।
वैल्यूएशन सर्विसेज, आपने मुझे बताना है दो वैल्यूएशन सर्विसेज मैं आपको बताऊंगा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। आपने मुझे बताना है किसमें थ्रेट है किसमें थ्रेट नहीं है। दोनों वैल्यूएशन सर्विसेज है। वैल्यूएशन सर्विसेज क्या होती है? हम किसी चीज की वैल्यूएशन करते हैं, उसकी वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। क्लाइंट ने कहा, बताइए वैल्यूएशन सर्विस की पहली एग्जांपल, क्लाइंट ने कहा भाई ऐसा करो हमारे एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यूएशन कर दो। कौन सा एसेट लायबिलिटी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं, वो हम उसकी वैल्यूएशन करने के काबिल ही नहीं है, वो तो वैल्यू करेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू करेगा। किसकी वैल्यूएशन? अनलिस्टेड कंपनी के शेयर है उनकी वैल्यूएशन कर दो, ये है एसेट की वैल्यूएशन। लायबिलिटी की वैल्यूएशन की एग्जांपल क्या है? पेंशन लायबिलिटी एस्टिमेट कर दो। क्लाइंट ने एम्प्लॉइज को पेंशन देनी होती है ना, वो 20 25 30 साल बाद देनी है, लेकिन मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? उसकी लायबिलिटी आज रिकॉर्ड करो। बताइए वो लायबिलिटी की मेजरमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है? एक है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जैसे पेंशन की मेजरमेंट, जैसे अनलिस्टेड कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन, एक वैल्यूएशन सर्विस ये है। फिर क्लाइंट आया दूसरे दिन, कहने लगा एक और वैल्यूएशन सर्विस है। हमने कहा वो कौन सी है? उसने कहा गोदाम में आग लग गई है, हमने एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी है, कितने एसेट जल गए हैं, और ये वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करवानी है, इसकी बेस पे हमारा क्लेम प्रोसेस होगा। दो वैल्यूएशन सर्विस है, क्या दोनों सेम है, क्या फर्क है? एक का आउटकम यानी रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है, एक का नहीं कर रही। किसका कर रही है? एसेट्स और लायबिलिटी वाली, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी शेयर की इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, उसकी जो वैल्यू करेंगे वो एसेट्स में रीवैल्यूड अमाउंट पे आएंगे, पेंशन लायबिलिटी। लेकिन जो इंश्योरेंस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आएगी नहीं, वो अमाउंट किधर जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास जाएगी, वो वैल्यूएशन हो रहा है, समझे? तो सम टाइम हमारी सर्विसेज सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगी, सम टाइम नहीं करेगी। यहां पे क्या बता रहा है? अगर नहीं करेगी तो थ्रेट फारग है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा ही नहीं। अगर हमारी सर्विस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं कर रही तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा नहीं होगा, मसला ही कोई नहीं है। लेकिन अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, तो फिर इसकी सिग्निफिकेंस कैसे वैल्यूएट करेंगे? हम देखेंगे अमाउंट कितनी है मटेरियल, हम देखेंगे उसमें जजमेंट एस्टिमेट्स कितने इन्वॉल्व है, सब्जेक्टिविटी, उसकी बेस पर डिसाइड होगा। डन जी। मुझे बताइए इन दोनों में से क्या ये जो सेल्फ रिव्यू, किस में सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है? क्या ये वाली सर्विस जिसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता हो लिस्टेड कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, शाबाश। और जो दूसरी वाली सर्विस है वो लिस्टेड कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं? दूसरी वाली सर्विस जिसकी वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज नहीं होता वो कर सकते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंस फिर भी, सेफगार्ड फिर भी अप्लाई करने पड़ेंगे। पहुंचे? क्योंकि एक बार ट्रांजैक्शन एडवाइजरी तो प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई समझ लग रही है कि नहीं लग रही? यानी सारी बातें भूल जाए, ये याद रखे कि हमारी कुछ सर्विसेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। जो अफेक्ट करेंगी उनकी वजह से थ्रेट है, और हमने फर्दर फिर देखना उसकी अमाउंट क्या, सब्जेक्टिव क्या। डन जी। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह नमाज के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी पास जी, तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हमने ये स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट 600.16 ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अच्छा, ये पैराग्राफ कॉमन होगा आगे जो हम स्पेसिफिक सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं उनमें, ये बार बार आपको मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से समझे। कह रहा है फर्म और नेटवर्क फर्म शैल नॉट प्रोवाइड ए नॉन इंश्योरेंस सर्विस। नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, किसको नहीं करेंगे? तो ऑडिट क्लाइंट दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, कब नहीं करेंगे? कब नहीं करेंगे? इफ द प्रोविजन ऑफ दैट सर्विस माइट क्रिएट ए सेल्फ रिव्यू थ्रेट इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी रूल समझ लीजिए, जिस नॉन इंश्योरेंस सर्विस की वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हुआ वो ऑडिट क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करने, ठीक है, लिस्टेड क्लाइंट को। अगर अनलिस्टेड हुआ तो प्रोवाइड कर सकते हैं विद सेफगार्ड, लेकिन अगर लिस्टेड क्लाइंट हुआ तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये बात समझ आ गई? इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। क्या क्या सिखा रहा है यहाँ पे हमें बताइए जरा। अगर किसी सर्विस की वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हुआ
तो लिस्टेड कंपनी को वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी हमने। फिर आगे एडवाइस एंड रिकमेंडेशन, ये वो बात कर रहा है, ठीक है, कह रहा है लेकिन एडवाइस या रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लिस्टेड क्लाइंट को। आपको तो एडवाइस और रिकमेंडेशन में कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं, क्योंकि सिर्फ रिकमेंडेशन मशवरे की हद तक है, फैसले की हद तक नहीं है, ठीक है। कह रहा है अगर आप एडवाइस या रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं अपने लिस्टेड क्लाइंट को, वो कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एडवाइस या रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते करते बहुत ज़्यादा दूर नहीं निकल जाना, इतना दूर कि वो मैनेजमेंट के काम भी खुद करने लग जाएं, ठीक है, मैनेजमेंट के बिहाफ पे फैसले नहीं करने। और एडवाइस या रिकमेंडेशन की इजाज़त तो दे रहे हैं हम, लेकिन क्या इसकी वजह से भी थ्रेट राइज हो सकता है? यस, इजाज़त है, लेकिन थ्रेट फिर भी राइज हो सकता है। उसके लिए आपको एप्रोप्रिएट सेफगार्ड अप्लाई करना पड़ेंगे, ठीक है जी। अप्लाई द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड एड्रेस थ्रेट्स। यानी एडवाइस एंड रिकमेंडेशन की इजाज़त है, डिसीजन की इजाज़त नहीं है। एडवाइस एंड रिकमेंडेशन की इजाज़त है, लेकिन थ्रेट्स को वैल्यूएट करे, सेफगार्ड अप्लाई करे। आपके ख्याल में सेफगार्ड क्या हो सकता है? टीम सेपरेट, वही हमारा यूनिवर्सल सेफगार्ड, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है। ये एग्जांपल इतनी काम की नहीं, आगे काम की एग्जांपल आने वाली है जी। नेक्स्ट A3 में क्या कह रहा है जी, पैराग्राफ A3 हमारा है, एग्जाम्पल एक्शन दैट में सेफगार्ड टू एड्रेस सच थ्रेट्स इंक्लूड। कौन से वाले थ्रेट्स की बात कर रहा है? कह रहा है अगर आपने वो जो एडवाइस और रिकमेंडेशन वाली बात की है ना, इसने एडवाइस एंड रिकमेंडेशन है, उसमें सेफगार्ड क्या हो सकते हैं? एग्जांपल ऑफ एक्शन दैट माइट बी सेफगार्ड क्या हो सकते हैं? डिफरेंट टीम, यानी नॉन ऑडिट टीम मेंबर्स को इंगेजमेंट परफॉर्म करवाई जाए, अप्रोप्रिएट रिव्यू और करवा लिया जाए, ठीक है, और ऑब्टेन प्री क्लियरेंस, ठीक है। प्री क्लियरेंस की मैंने आपको एग्जांपल समझा दी कि जैसे फर्ज कीजिए आप कोई टैक्स ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना है कि नहीं, फैसला किसका होगा? मैनेजमेंट का। हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या सजेस्ट करने में भी, एडवाइस देने में भी, रिकमेंड करने में भी थ्रेट है? बिल्कुल थ्रेट है। तो उसके सेफगार्ड उसने बताए हैं। प्री क्लियरेंस का मतलब क्या है कि जो ट्रीटमेंट आप सजेस्ट कर रहे हैं पहले से FBR से पूछ ले, टैक्सेशन अथॉरिटी से, कि क्या वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है। अगर एक्सेप्टेबल है तो फिर ठीक है। जब रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से क्लियरेंस मिल जाती है, इसका मतलब उसका थ्रेट का लेवल कम हो गया, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में फिर इसका मतलब है कि अब सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, अब क्लैरिटी आ गई, FBR की तरफ से अप्रूवल आ गई जी। और वो कह रहे हैं अगर थ्रेट्स अप्लाई, सेफगार्ड अप्लाई नहीं कर सकते तो सर्विस को रिफ्यूज कर दें, डिक्लाइन ही एंड कर दें, स्कोप एडजस्ट करें, ताकि जिस सिचुएशन की वजह से थ्रेट राइज हो रहा है वो खत्म हो जाए, या ऑडिट एंगेजमेंट को एंड कर दें। नेक्स्ट हमारा जो सिचुएशन है, इसके बाद आगे रूटीन के पैराग्राफ कोई एक्सप्लेनेशन है, वो इतने काम के नहीं। अब चलते हैं स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस की तरफ। जनरल की डिस्कशन इतनी थी, ठीक है, ये बाकी आगे ऑप्शनल है, रीड करना चाहे तो रीड कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी जजमेंट के मुताबिक। नेक्स्ट 600, अब 600 1 2 3 4 करके क्या आएगा? स्पेसिफिक सर्विसेज, जिनको हमने डिस्कस करना है। एग्जाम में स्पेसिफिक सर्विसेज भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। पहली सर्विस कौन सी है? काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। यहाँ पे सबसे पहले हमें यह बता रहा है कि काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में क्या क्या एग्जाम्पल शामिल हैं? कह रहा है काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज का मतलब है प्रिपेयरिंग और चेंजिंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, जैसे परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करना, पेरोल से रिलेटेड रिकॉर्ड प्रिपेयर करना, कस्टमर ऑर्डर प्रिपेयर करना, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, प्रिपेयरिंग और चेंजिंग सोर्स डॉक्यूमेंट, परचेज ऑर्डर वगैरह प्रिपेयर करना, यानी वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी बेस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। ये हमारा काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, जर्नल लेजर ट्रायल मेंटेन करना, ये भी काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में आएगा। यहाँ पे बता क्या रहा है अब एग्जाम्पल्स के बाद? एग्जाम्पल्स के बाद वो ये बता रहा है, ठीक है, आगे ये भी एग्जाम्पल है, प्रिपेयरिंग काउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस,
रिकॉर्डिंग प्रोवाइडिंग पेरोल सर्विसेज, resolving counting reconciliation, converting existing financial statement from one financial reporting to other। अच्छा, ये ब्रॉड लेवल की एग्जांपल्स हैं, इसलिए मैं इनको हाईलाइट नहीं करवा रहा। आगे नीचे उसने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है, मैं वो हाईलाइट आपको करवाऊंगा। स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्या है? स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं यहाँ पे ये वाली नीचे वाली एग्जांपल, ठीक है। अगर क्या अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज का पता चल गया आपको क्या है? क्लाइंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो टी अकाउंट्स वगैरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का काम है वो ऑडिट फर्म अपने जिम्मे ले ले। थ्रेट कौन सा राइज होगा इसमें? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, शाबाश। अच्छा, फिर इसके बाद क्या इसकी इजाजत है? कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि इसकी इजाजत नहीं, ये ऑडिट क्लाइंट्स डेटा आर नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में तो मेरा ख्याल है वो सीधा एक बात कर देगा, क्या कि काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने से सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, और जिस सर्विस की वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है उसने हमें पहले खबरदार कर दिया कि वो कभी भी प्रोवाइड नहीं करने। तो यहाँ पे पहले बात कर रहा है ऑडिट क्लाइंट्स दैट आर नॉट पब्लिक इंटरेस्ट अनलिस्टेड कंपनीज। कह रहे हैं अनलिस्टेड कंपनी को आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ओपिनियन, अनलेस सर्विस आर ऑफ रूटीन और मैकेनिकल नेचर। अगर रूटीन और मैकेनिकल नेचर की सर्विस है फिर ये प्रोवाइड कर सकते हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, और जो थ्रेट्स होंगे वो आपने एड्रेस करने हैं, इस सूरत में प्रोवाइड कर सकते हैं, वरना प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर से बताइए, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज क्या हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं? लिस्टेड क्लाइंट है तो प्रोवाइड नहीं करने। लिस्टिंग रेगुलेशन में भी हमने पढ़ा था, कोड ऑफ एथिक्स में भी उसने बात बता दिया कि वो थ्रेट जिसकी वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेट, वो सिचुएशन जिसकी वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा, नहीं करना काम। अच्छा, और अगर अनलिस्टेड कंपनी का केस है कर सकते हैं, दो शर्तें रखी उसने, रूटीन और मैकेनिकल नेचर की सर्विस होनी चाहिए अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज, यानी उसमें डिसीजन मेकिंग ना हो, जजमेंट्स ना हो, और आपने थ्रेट को एड्रेस करना। अब यहाँ पे जो अहम चीज है ना समझने वाली वो ये है कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में कौन सी वाली सर्विसेज हैं जो कि रूटीन या मैकेनिकल नेचर की हैं, ये समझने वाली बात, ये आपने पढ़ना। अब ये नीचे उसने लिस्ट दिया, ये लिस्ट आपके लिए अहम है, ठीक है, ये लिस्ट, और आपने इसमें कन्विंस होना है कि इसकी वजह से ये मैकेनिकल नेचर की, इसमें कोई जजमेंटल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं है। पहली एग्जांपल, प्रिपेयरिंग पेरोल कैलकुलेशन। अच्छा, कौन सी पेरोल कैलकुलेशन या प्रिपेयर? जिसका डाटा क्लाइंट ने अप्रूव किया हो और पेमेंट क्लाइंट ने अप्रूव की हो, वो मैकेनिकल नेचर की, उसमें जजमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है। ये अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं अनलिस्टेड कंपनी के केस में, यस। नेक्स्ट, रिकमेंडिंग रिकरिंग ट्रांजैक्शन फॉर विच, सॉरी रिकॉर्डिंग, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? रिकरिंग जो हर महीने होने वाली है, फॉर एग्जांपल रूटीन में होती है, लेकिन उसके लिए जो अमाउंट्स हैं वो आसानी के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चल सकती है, जैसे यूटिलिटी बिल। अब बताइए, यूटिलिटी बिल हर महीने आया, क्या जितनी अमाउंट का भी बिल आया उसमें आइटर की जजमेंट इन्वॉल्व होगी? आइटर उसको रूटीन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है, ये भी। कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन कब डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट? यानी कोई भी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, लेकिन कब? जब उसकी अमाउंट, उसकी पॉलिसी, उसके एस्टीमेट्स वगैरह मैनेजमेंट ने डिसाइड किए हो। व्हेन क्लाइंट डिटरमिन्स द अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टीमेट्स और रेजिडुअल वैल्यूज, तब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट। अच्छा, नोट कीजिए कि सारा काम जो है ना बैकएंड पे वो क्लाइंट से करवा रहा है, डाटा सारा क्लाइंट दे रहा है, अप्रूवल क्लाइंट दे रहा है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। मशीन का काम यही होता है ना, हम मशीन की तरह काम कर रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांजैक्शन कोडेड बाय क्लाइंट टू द जनरल लेजर, वो ट्रांजैक्शन जो क्लाइंट ने कोड लगा के दी है कि ये ट्रांजैक्शन इस कोड में जाएगी, ये ट्रांजैक्शन इस कोड में जाएगी, उसको पोस्ट करना है। अब इसमें भी हमारी जजमेंट नहीं है, हम थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन का डेबिट किस अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट, हम सिर्फ अमल कर रहे हैं, हुक्म कौन दे रहा है? क्लाइंट। पोस्टिंग क्लाइंट अप्रूव्ड एंट्रीज टू द ट्रायल बैलेंस। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन कौन सी वाली? जिसका ट्रायल बैलेंस क्लाइंट ने अप्रूव किया हुआ है और नोट्स भी क्लाइंट ने हमें दिए हैं। तो इन सारी एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि ये वो काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज की एग्जांपल है जो मैकेनिकल नेचर की है। ये वाली एग्जांपल्स अलाउड है कि डिसअलाउड? अलाउड है, और इनके अलावा जो एग्जांपल्स होंगी वो डिसअलाउड।
ठीक है, अगर उनमें ये वाली मैकेनिकल नेचर वाली बात नहीं है तो। अच्छा, इनके अलावा जो बाकी की लिस्ट होगी, क्या उनकी सिग्निफिकेंस डिपेंड करेगी डिफरेंट फैक्टर्स पे? बिल्कुल करेगी। अच्छा, इन्हीं सवाल जरा गौर से सुनिएगा, मैकेनिकल नेचर की काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड की, स्टिल थ्रेट राइज हो सकता है क्या? नहीं, बताइए। स्टिल हो सकता है, तो उसके लिए सेफगार्ड अप्लाई करने होंगे। क्या सेफगार्ड होंगे? लगाएं तीर तुक्का। वही 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 क्या? वही कौन से? who are not audit team member or appropriate reviewer। अच्छा, audit clients that are public interest entity, देखिए वगैरह बताइए क्या लिखा होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है तो इनको हमने प्रोवाइड नहीं करना। शाबाश, ठीक है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। फर्म शैल नॉट प्रोवाइड अकाउंटिंग, शैल नॉट प्रोवाइड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन का जिक्र कर रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन उस कंपनी के लिए नहीं है जिसके हम ऑडिटर हैं, एक्सेप्शन उसकी रिलेटेड एंटिटी के लिए है। रिलेटेड एंटिटी समझा ना आपने? कहता है वो रिलेटेड एंटिटी जो डेफिनेशन में सी और डी है, ये बेसिकली एसोसिएटेड कंपनी और सब्सिडरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एसोसिएटेड कंपनी और सब्सिडरी की बात। इसको सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं आप, कि उसको आप काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है कि ऑडिट रिपोर्ट, जो पिछली वाली ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी पिछले साल की इशू हो चुकी है, और जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, किसकी? किसकी? क्लाइंट की? नहीं नहीं, क्लाइंट की रिलेटेड एंटिटी की। कौन सी रिलेटेड एंटिटी की? एसोसिएटेड कंपनी या सब्सिडरी। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगी। अच्छा, ये कैसे? चले, एसोसिएटेड कंपनी में तो बात समझ में आती है, तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। सब्सिडरी का क्यों बोला? क्या आप सब्सिडरी की कोई ऐसी स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जांपल दे सकते हैं जो ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगी? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एसोसिएटेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रहा बना लो। क्यों? उसकी कौन सी कंसोलिडेशन होनी है? सब्सिडरी की क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लो। क्यों? क्योंकि वो हमारी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। बाकी आप काउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये तो जनरल है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, और फर्म काउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है, the firm that does not prepare the accounting record underlying the statutory financial statements of related entity or those financial statements based on client approved information, के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो क्लाइंट की अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन की बेस पे बने। जाहिर है जो उसने पहले हमें सेफ गार्ड बताए हैं। ठीक है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके नीचे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो भी हमने प्रिपेयर नहीं करना। यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन प्रिपेयर करके देगा? वो एसोसिएटेड कंपनी या सब्सिडरी। हमने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेनी है। यानी उसने शर्तें क्या लगाई है? अहम शर्त एक कि आप, मेन प्रोविजन क्या है? आप अपने क्लाइंट को तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। लिस्टेड कंपनियां बिल्कुल भी नहीं, अनलिस्टेड है तो हाँ मैकेनिकल नेचर की प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। मैकेनिकल नेचर की उसने हमें एग्जांपल्स बता दी। डन। अच्छा, अब कह रहा है लेकिन अगर कोई रिलेटेड एंटिटी हो जैसे एसोसिएटेड या सब्सिडरी, उसको उस रिलेटेड एंटिटी को बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी क्या शर्त है? एक कि वो जो डाटा है वो क्लाइंट अप्रूव करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, और आपने वो वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दी है जो कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी, पार्ट नहीं बनेगी। बात समझ आ गई पूरी? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगली बात क्या कर रहा है वो? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या है? रूटीन की, ऑफिस नेचर की सर्विसेज। ठीक है, जैसे क्या भाई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जो है वो कौन से टाइम पे आ रहे हैं, कौन से टाइम पे नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है रूटीन की। ठीक है, कोई आपने स्टैट्यूटरी फाइलिंग करनी है, जैसे आपको याद होगा जैसे सेल टैक्स
हर मंथ पे फाइलिंग करनी है, ठीक है, या एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा था कैफ लेवल पे। तो कंपनी अगर अपना ये फाइलिंग का काम फर्म को सौंप दे कि भाई आप ये फाइल कीजिएगा हमारे बिहाफ पे और आप ही हमें फिर यहाँ रिमाइंड करवा दिया कीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, पुरानी एग्जाम्पल को 50 साल पुरानी एग्जाम्पल। स्टैट्यूटरी फॉर्म प्रिपेयर करना, ठीक है, जैसे वो था एनुअल रिपोर्ट के फॉर्मेट, याद है, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, कंपनी लॉ में पढ़ा था। इन फॉर्म्स को क्लाइंट के बिहाफ पे सबमिट करवाना और स्टैट्यूटरी फाइलिंग डेट्स को मॉनिटर करना और क्लाइंट को वक्तन बताते रहना, सर ड्यू डेट आ गई है, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करें, ड्यू डेट आ गई, एनुअल रिटर्न फाइल करें। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कहता है नॉर्मली थ्रेट राइज नहीं होता, खत्म बात, डज नॉट यूजुअली क्रिएट ए थ्रेट, ठीक है, क्योंकि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। क्लियर जी? चलिए यहाँ पे पॉज लेते हैं, 2-3 मिनट का लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स में इनको रीड कीजिए, इसके बाद फिर यहाँ से हम दोबारा शुरू करते हैं। जी अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन 603, ये है वैल्यूएशन सर्विस से रिलेटेड। अच्छा, ये वैल्यूएशन सर्विसेज और इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन होगा टैक्स सर्विसेज। टैक्स में भी वैल्यूएशन सर्विसेज होती है, लेकिन याद रखिएगा वैल्यूएशन सर्विसेज फॉर टैक्स पर्पसेज अलग चीज़ है, वैल्यूएशन सर्विसेज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पसेज अलग चीज़ है। वैल्यूएशन सर्विसेज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पसेज कौन सी सर्विसेज है? ऐसी वैल्यूएशन जिनका इम्पैक्ट डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होता है। और वैल्यूएशन सर्विसेज फॉर टैक्स पर्पसेज कौन सी है? जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, वो टैक्स पर्पस के लिए परफॉर्म की जाती है। जैसे फर्ज कीजिए होल्डिंग और सब्सिडी के दरमियान चीज़ों की सेल परचेज हो रही है, ठीक है, और टैक्स वाले कहते हैं नहीं, IFRS जो कहते हैं उसके मुताबिक करें, हमारे मुताबिक जो वैल्यू ट्रांजैक्शन होगी ना, ट्रांसफर प्राइसिंग, वो इस अमाउंट पे होगी। या एक छोटी सी एग्जांपल आपको और देता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ औक़ात जब कोई प्रॉपर्टी बाई की जाती है तो मार्केट का रेट कुछ और होता है जिसके ऊपर एक्चुअली सेल परचेज होती है, लेकिन टैक्स पर्पसेस के लिए रेट डिफरेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं बाज़ औक़ात DC रेट। तो वो जो वैल्यूएशन होती है जो टैक्स वगैरह की पेमेंट के लिए होती है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, वो है वैल्यूएशन फॉर टैक्स पर्पसेस। और जो मार्केट वैल्यूएशन है जिसपे वो उस प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग होगी और वो एसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होगा, वो वैल्यूएशन हमारी है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं भला? वो हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त इस सेक्शन के अंदर वैल्यूएशन सर्विसेज। कौन सी वाली वैल्यूएशन सर्विसेज? जो टैक्स पर्पस वाली है या के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, शाबाश। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बता रहा है कि ये एप्लीकेशन किसके लिए? रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करने के लिए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होंगे। क्या एसेट्स की वैल्यूएशन की हम एज ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, क्या हम एसेट्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं? किस एसेट की वैल्यूएशन कर सकते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की? नहीं। किसकी? जैसे फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज की। फाइनेंशियल एसेट्स से क्या मुराद है? जैसे शेयर, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन करना। फाइनेंशियल लायबिलिटी से क्या मुराद है? पेंशन लायबिलिटीज की एस्टिमेशन या वैल्यूएशन करना। तो ये पैराग्राफ इससे रिलेट करता है, टैक्स से रिलेट नहीं करता, याद रखिए, टैक्स की वैल्यूएशन लग जाएगी जी। अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करे वैल्यूएशन सर्विसेज, जैसे इसकी एग्जांपल अब आपने ज़हन में रख के चलनी है कि हमने क्लाइंट के अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को वैल्यूएशन की, कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा। क्यों सेल्फ रिव्यू थ्रेट? क्योंकि जाहिर आप जो वैल्यूएशन करेंगे बाद में एज ऑडिटर उसी को आप वेरीफाई भी कर रहे होंगे, तो इस हमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हुआ। लेकिन एडवोकेसी थ्रेट भी राइज हो सकता है जब आप उस वैल्यूएशन को बाजू का थर्ड पार्टीज के सामने डिफेंड करते हैं। इस थ्रेट की सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? बहुत से फैक्टर्स बताए हैं उसने, 2 फैक्टर्स अहम है सिर्फ जिनको आप अंडरस्टैंड करना है, सब्जेक्टिविटी और मटेरियलिटी। यानी आपने जिस एसेट की मेजरमेंट की है, वैल्यूएशन की है, उसमें सब्जेक्टिविटी, एस्टिमेशन, जजमेंट्स कितनी इन्वॉल्व थे, उसकी अमाउंट कितनी थी। अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी थ्रेट, सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट उतनी ज़्यादा, सब्जेक्टिविटी जितनी ज़्यादा है सिग्निफिकेंस उतनी ज़्यादा। अच्छा मुझे फिर बताइए ज़रा सोच से अगर बात समझ आ रही है। 2 ऑप्शन, क्लाइंट ने कहा लिस्टेड कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन करो, दूसरी ऑप्शन अनलिस्टेड कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन करो।
बताइए किसमें सब्जेक्टिविटी ज्यादा है? अनलिस्टेड कंपनी में सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर की प्राइस मार्केट में अवेलेबल है। लिस्टेड कंपनी हमारी ज्यादा सेंसिटिव जरूर होती है, लेकिन लिस्टेड कंपनी के शेयर में प्राइस वैल्यूएशन में ज्यादा मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज में जाके प्राइस देखो, वैल्यूएशन कर दो। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर मार्केट में चूंकि डील ट्रेड नहीं हो रहे होते, उसकी वैल्यूएशन ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, अगर वैल्यूएशन सर्विस प्रोवाइड की है तो क्या करें? क्या करें? अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या करें? सेफगार्ड अप्लाई करें। कौन से सेफगार्ड? प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर डिफरेंट हो, और क्या करें? अप्रोप्रिएट रिव्यू पॉइंट कर दें। ठीक है, कहता है लेकिन ध्यान में रखिएगा, अगर तो मटेरियल भी है और सब्जेक्टिविटी भी है, दोनों चीजें हैं, फिर आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज है, फिर सर्विस प्रोवाइड करें और ऊपर थ्रेट अप्लाई करें। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? अच्छा, आई तो बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या एससीए फर्म्स अपने ऑडिट क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यूएशन कर सकती है? डिपेंड करता है क्या कि वो लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। अगर अनलिस्टेड है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर तो उस वैल्यूएशन में सब्जेक्टिविटी है और मटेरियल भी है, सब्जेक्टिव भी है, मटेरियल भी है, एस्टिमेशन भी इन्वॉल्व है, अमाउंट भी ज्यादा है, फिर अनलिस्टेड कंपनी को भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक चीज है, या सिर्फ सब्जेक्टिव है या सिर्फ मटेरियल है वैल्यूएशन, फिर वैल्यूएशन कर सकती है। सेफगार्ड अप्लाई करने पड़ेंगे दो, वही टीम मेंबर और रिव्यूअर वाला। और अगर सब्जेक्टिव भी है और मटेरियल भी है, फिर क्या करना है? फिर सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी। अच्छा, गैस करें अब, ऑडिट क्लाइंट्स डेट आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी लिस्टेड कंपनी, इसके केस में क्या कह रहा होगा? इसके केस में कह रहा है, अगर तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, क्या होता है? अगर तो थ्रेट सेल्फ रिव्यू वाला राइज होता है, भैया फिर माफी कोई नहीं है, शैल नॉट प्रोवाइड वैल्यूएशन सर्विस। लेकिन अगर एडवोकेसी थ्रेट राइज होता है, फिर कर सकते हैं, वही वाले सेफगार्ड अप्लाई करके जो ऊपर आपको अनलिस्टेड का बताया गया है। ठीक है, वैल्यूएशन में कौन से उसने थ्रेट बोले थे? दो, सेल्फ रिव्यू थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट। लिस्टेड कंपनी के केस में क्या कह रहा है? अगर सर्विस से सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, प्रोवाइड नहीं करने। अगर एडवोकेसी थ्रेट राइज होता है, प्रोवाइड कर सकते हैं सेफगार्ड अप्लाई करके। सेफगार्ड कौन से वाले? वही ऊपर वाले, हाँ जी, वो टीम मेंबर वाले और रिव्यूअर वाले। डन। अच्छा, आपको इस चीज से हैरानगी तो नहीं हो रही कि क्या कोई ऐसा केस है जिसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो राइज ना हो रहा हो, लेकिन एडवोकेसी थ्रेट राइज हो रहा हो? हैरानगी तो नहीं? कैसे? आपको याद होगा एग्जांपल दी थी इंश्योरेंस कंपनी वाली। इंश्योरेंस कंपनी वालों को हमने वैल्यूएशन करके दी अगर, ठीक है, कि भैया ऐसा जो नुकसान हुआ है ना, उसकी अमाउंट इतनी है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होनी है, वो तो उन्होंने आपस में सेटलमेंट के लिए डिसाइड किया उस रिपोर्ट को। लेकिन एडवोकेसी थ्रेट राइज हो सकता है। क्यों? क्या अगर वो इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको आर्गू करेंगे ये ठीक नहीं है, कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में जाके हम हो सकता है अपनी इस वैल्यूएशन रिपोर्ट को डिफेंड कर रहे हो, एडवोकेसी थ्रेट राइज हो सकता है। ठीक, लिस्टेड कंपनी के केस में अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, क्या करना है? नो। और अगर एडवोकेसी थ्रेट राइज होता है तो क्या करना है? यस। लेकिन सेफगार्ड क्या होगा? वही जो ऊपर पड़े हैं। ऊपर कौन सा पड़ा है? प्रोफेशनल हु आर नॉट टीम मेंबर्स। और दूसरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा कौन सा था? एप्रोप्रिएट रिव्यूअर वाला। डन जी। फिर इसके बाद है टैक्स सर्विसेज। टैक्स सर्विसेज में 5 एग्जांपल है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5। यूं समझिए टैक्स सर्विसेज भी आगे 5 में खोलो। इसमें जो अक्सर पूछता है, जो पूछा हुआ है पास्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ 2, लेकिन मैं ज्यादा कम्प्लेक्स इसको आज के लेक्चर में नहीं करूंगा, इसको डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको रिमेनिंग 3, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पेंडिंग है। 2 मैं अभी करवाऊंगा सेशन डिस्कस टैक्स सर्विसेज के अंदर, टोटल 5 है, बाकी 3 कब करवाऊंगा? नेक्स्ट लेक्चर में। कौन कौन सी सर्विसेज है पहले सर? अच्छा, इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन क्या है? टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना। इसमें क्या बताइए, थ्रेट राइज होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन बताई थी उसने, 2 रीजन बताई थी, एक रीजन बता देगा। एफबीआर इंडिपेंडेंट रिव्यू करता है इसको, वो कौन सा हमारे रिटर्न को एज इट इज मान लेगा?
इसमें कोई थ्रेट राइज होता है? नहीं होता। फिर टैक्स कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज, ये क्या? करंट टैक्स कैलकुलेट करना, डेफर टैक्स कैलकुलेट करना, ये है अकाउंटिंग एंट्रीज। यही होते हैं। आईएस 12 पढ़ा हुआ आपने अकाउंटिंग में? ये आईएस 12 की असाइनमेंट हमें दे रहा है। क्लाइंट कह रहा है भैया करंट टैक्स मेरे को कैलकुलेट नहीं करना आता, डेफर टैक्स तो भूल ही जाए ना, आप ये दोनों मुझे प्रिपेयर करके दे दें। तो अगर क्लाइंट हमसे कहे कि करंट टैक्स और डेफर टैक्स कैलकुलेट करके दे दो, कौन सी सर्विस है? टैक्स वाले में जाएंगे। नॉन श्योर सर्विस है, कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सेल्फ थ्रेट। और अगर क्लाइंट कहे मुझे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दे दो, फिर ये वाला सेक्शन नहीं है। क्लाइंट कहे टैक्स की एंट्री प्रिपेयर कर दो, ये है। क्लाइंट कहे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दो, सेक्शन नहीं आएगा। फिर कौन सा सेक्शन लगेगा वाला? काउंटिंग एंड बुक कीपिंग वाला। समझ रहे हैं? टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज और टैक्स प्लानिंग सर्विसेज, ये उसने दो अलग अलग किए हुए हैं, ये एक ही समझे इसको। ये टोटल 6 नहीं 5 है। ये टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज और टैक्स प्लानिंग सर्विसेज एक ही है। टैक्स एडवाइजरी सर्विस, टैक्स प्लानिंग सर्विसेज क्या होता है? ए भाई बताओ मशीनरी चाइना से इंपोर्ट करूँ, जापान से एग्जांपल दी थी। ए भैया बताओ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, थोड़ा सेगमेंट नया, क्या उसको नई कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाएं कि एग्जिस्टिंग में ही करें? टैक्स के पॉइंट ऑफ से बताएं कौन क्या फायदेमंद है। होता है ना उसका, हम कहते हैं भाई हमने बाइंग करनी है बिजनेस के लिए, बताइए ठीक है, इसको पेमेंट कैसे की जाए, ठीक है, कब की जाए, किस मंथ में की जाए? इसी मंथ में करें, बोनस है इसी साल में पे करें कि नेक्स्ट ईयर में अगले महीने में जो स्टार्ट होगा तब पे करें? इस तरह की एडवाइसेस पूछते रहते हैं हम टैक्स एडवाइजर से। तो यह है टैक्स एडवाइजर प्लानिंग सर्विसेज। और टैक्स सर्विसेज इन्वॉल्विंग वैल्यूएशन, ये क्या मतलब? वैल्यूएशन सर्विस तो हमने भी पढ़ी है, ये दोबारा क्यों आ गई? वो वैल्यूएशन सर्विसेज थी अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कौन सी वैल्यूएशन सर्विसेज है? टैक्स से रिलेटेड। टैक्स से रिलेटेड क्या सर्विसेज हो सकती हैं? जैसे भी बताया था कि टैक्स के पॉइंट ऑफ से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन डिफरेंट है। टैक्स वाले कहते हैं मार्केट छोड़ो, हमारी वैल्यूएशन के मुताबिक करो। असिस्टेंट इन रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट, इसका क्या मतलब है? ये है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की हमने, भेज दी। एफबीआई ने बाद में पूछा यार ये आपने ये जो सेल्स उठाई है कहाँ से उठाई है? हमने कहा भाई ये सेल्स यहाँ से उठाई है। ये भी टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन का ही काम है, इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। यानी उसी रिटर्न के बारे में थोड़ी पूछताछ अगर एफबीआई कर लेता है। लेकिन अगर एफबीआई असेसमेंट ऑर्डर पास करता है कि भैया आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10 लाख नहीं डबल 20 लाख बनती है, और क्लाइंट चला जाता है ट्राइब्यूनल में, कोर्ट में, कि सर ये इन्होंने गलत लायबिलिटी रिकॉर्ड बनाई है मेरी। अब ये टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन वाला केस नहीं रहा, ये कौन सा केस रह गया? ये असिस्टेंस इन रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट। क्लाइंट कहने लगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इधर आओ बात सुनो, ये जो टैक्स रिटर्न तुमने बनाई थी ना, अब आगे भी तुम ही भुगतो। एफबीआर ने ऑर्डर पास कर दिया है, आपकी मेहरबानी, आप चूंकि इसकी उजनी चेची बिची से वाकिफ है, आप जाके ये केस लड़े। ये सर्विस अलग होगी। इस सर्विस को क्या नाम देते हैं? असिस्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन टैक्स। अब ये बताइए सारी समझ आई आपको? टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन का मतलब क्या है? एनुअली टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके दिया। यार ये नीचे गिर रहा है बार बार। टैक्स रिटर्न, टैक्स कैलकुलेशन का मतलब क्या है? करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करके दिया, यानी वो अमाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगी वो कैलकुलेट करके दी। टैक्स एडवाइजरी प्लानिंग क्या है? एडवाइस करना इस ट्रांजैक्शन में को कैसे लेके चलना चाहिए कि टैक्स मिनिमम हो, टैक्स अवॉइडेंस के लिए एडवाइस लेना। टैक्स सर्विसेज इन्वॉल्विंग वैल्यूएशन क्या है? एसेट्स की वैल्यूएशन एज पर टैक्स रूल्स करना। और असिस्टेंस इन द रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट। अब ये इनमें सब में समझ कि लीगल केस चल गया टैक्स के ऊपर, डिस्प्यूट राइज हो गया, एफबीआई ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया, उसको क्लाइंट अपोज कर रहा है। अब ये सारे केसेस वन बाय वन आगे डिस्कस होंगे। टोटल 5, 6 नहीं 5। आज सिर्फ मैंने 2 डिस्कस करने हैं। कौन से? पहले वाले 2, टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन और टैक्स कैलकुलेशन, ये डिस्कस करेंगे। क्या बता रहा है? वो कह रहा है सुनिए भैया सुनिए,
सुनिए सुनिए, इसको इग्नोर करें। यहाँ से अब सर्विसेज शुरू हो रही है। टैक्स रिटर्न सर्विसेज में कौन से वाली एग्जांपल बता रहा है कि क्लाइंट को आप टैक्स एफबीआर को टैक्स रिटर्न फाइल करने में हेल्प कर रहे हैं वगैरह वगैरह। कह रहा है टैक्स रिटर्न प्रोवाइड करने में कोई थ्रेट राइज नहीं होता। क्यों थ्रेट राइज नहीं होता? क्योंकि इसको एफबीआर टैक्स अथॉरिटी रिव्यू या अप्रूव करते हैं, वो फाइनल करती है। डन। टैक्स कैलकुलेशन में कोई थ्रेट राइज होता है? कौन सा थ्रेट राइज होता है? जैसे करंट टैक्स और प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा। अब इसके बाद क्या करना है? अगर तो अनलिस्टेड, अगर तो लिस्टेड क्लाइंट है तो बताइए क्या होगा? पहले आसान कर ले। क्यों नहीं करेंगे? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ये हुई ना बात। firm shall not prepare tax calculation of current and deferred tax liability. डन। और अनलिस्टेड कंपनी के केस में कर सकते हैं, लेकिन थ्रेट राइज होगा तो क्या करें? वही दो क्या? रिव्यू और डन। हुई जो बात, कुछ समझ आई? तो इसका मतलब टैक्स रिटर्न तो उसने एक लाइन में भड़का दिया। क्या? नॉर्मली कोई थ्रेट राइज नहीं होता। और प्रिपरेशन ऑफ एंट्रीज रिलेटिंग टू टैक्स, इसमें उसने दो हिस्सों में लेके गया। लिस्टेड है तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, अनलिस्टेड है तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सेफ गार्ड के साथ। बाकी जो केसेस हैं 3, 4, 5 ये हमने आज नहीं करने, इसको पेंडिंग कर लें। नेक्स्ट हमारा इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। और सुन लीजिए, ये जो इंटरनल ऑडिट सर्विसेज है और आईटी सर्विसेज है मिलते जुलते हैं। दोनों में से किसी एक को अगर आपने समझ लिया अच्छे से, दूसरा भी समझ आ जाएगा। किसको अच्छे से समझना है? इंटरनल ऑडिट सर्विसेज को कि टैक्स आईटी सर्विसेज को? हैं? क्यों दोनों को क्यों ना समझे? हमारे पास खुला टाइम है, दोनों को डिस्कस करते हैं। कह रहा है जी इंटरनल ऑडिट सर्विसेज से क्या होगा? इंटरनल ऑडिट पहले वो बता रहा है कि इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी में नॉर्मली ये चीज इंक्लूड होती है। ये वाली लिस्ट छोड़ दें, ये लिस्ट काम की नहीं है। फिर कह रहा है इंटरनल ऑडिट में रिस्क है। क्या रिस्क है? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे अगर कोई इंटरनल कंट्रोल्स आप मॉनिटर कर रहे हैं तो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? और अगर आप उसमें खुद फैसले करना शुरू हो गए, ये इंटरनल कंट्रोल ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे कि नहीं आगे? तो ये वो बता रहा है कि इसमें। अच्छा, अब इसके लिए कह रहा है क्लाइंट को आपने प्रोवाइड करना है ना, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली किसके पास होनी चाहिए? क्लाइंट के पास। तो क्लाइंट के पास कैसे ऑडिटर सेटिस्फाई होगा, कंफर्म होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ने लिया? ये आपको वही पॉइंट है जो मैंने पहले बताए थे कि क्लाइंट को क्या चाहिए? एक डेजिग्नेट एप्रोप्रिएट कंपिटेंट पर्सन अपॉइंट करे जो इस सारी एक्टिविटी को ओवरसी करे। सारे के सारे जो फैसले हैं वो क्लाइंट रिव्यू करे और अप्रूव करे। इंटरनल ऑडिट सर्विस और उसकी फाइंडिंग को वैल्यूएट किसने करना है? क्लाइंट ने। ठीक है। क्लाइंट वैल्यूएशन में विच रिकमेंड, ये तो सबसे अहम, विच रिकमेंडेशंस टू इंप्लीमेंट, विच रिकमेंडेशन टू इंप्लीमेंट, ये किसने फैसला करना है? क्लाइंट। और दो चाबी गवर्नेंस को रिपोर्टिंग कौन करेगा? क्लाइंट करेगा। ये इंटरनल, ये बेसिकली ज्यादातर इंटरनल ऑडिट में ना इंटरनल कंट्रोल्स का जिक्र आता है, क्योंकि वो इंटरनल ऑडिट का जो सबसे बड़ा टास्क होता है ना, वो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल ही होता है। ये बताइए, बात समझ आई है? अभी तक सिर्फ इतना कह रहा है, अगर इंटरनल ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं ना आप, तो इससे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का खतरा आ जाता है। तो आपने पहले ये इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ने अपना अलग से बंदा अपॉइंट किया हो जो सारी अप्रूवल वगैरह वो कर रहे हो। ठीक है, हम उसको रिपोर्टिंग वगैरह जरूर करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन रिकमेंडेशन वगैरह के वाले से उसने करने हैं। अब यहाँ पे ये लिस्ट है, ये है काम की। इसको आपने एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है। ये लिस्ट क्या है पहले ये समझ लें। ये है वो वाली सर्विसेज इंटरनल ऑडिट, जैसे इंटरनल ऑडिट का सेक्शन पढ़ रहे हैं तो इंटरनल ऑडिट सर्विसेज ही होंगी। कौन सी सर्विसेज हैं? जिनमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज
एक्सेप्ट की जाती है या नहीं की जाती? यानी ये सर्विसेज अगर आप परफॉर्म करेंगे इसका मतलब क्या होगा, आपने मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट की कि नहीं की? नहीं की तो नहीं की कि नहीं की? तो इसका मतलब है ये काम आपने कभी भी नहीं करने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर ने ये काम कभी भी नहीं करने, केस स्टडी में करवाएगा। ये है लिस्ट अहम, पूरा पीछे वाली लिस्ट अहम नहीं थी। आपको क्या पता कौन सी लिस्ट अहम है कौन सी नहीं अहम है? क्या है पता? नहीं पता। पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? पास पेपर करके। पास पेपर नहीं करेंगे फिर नहीं पता, क्योंकि अहम चीज हम किसको कहते हैं, अहम कंसेप्ट किसको कहते हैं, जो पास पेपर में बाद अपीयर हो रहा हो। तो पहली वाली लिस्ट अहम नहीं थी, ये है लिस्ट। क्या कह रहा है? सेटिंग इंटरनल ऑडिट पॉलिसीज आर द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। जो पॉलिसीज है किसने डिसाइड करनी है? अगर ऑडिटर करेगा, सीएफएम करेगी, तो ये क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं करनी इजाजत नहीं है। दूसरी एग्जांपल, डायरेक्टिंग एंड टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर द एक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। जिम्मेदारी लेना कि बस आप हमें इंटरनल ऑडिटर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और हमें मौका दें, हम आपके एम्प्लॉइज को ट्रेन करें। एक दफा हमसे ट्रेनिंग ले ली ना आपके एम्प्लॉइज ने, फिर मजाल है कि वो कोई गलती करें, गलती करेंगे तो भाई जिम्मेदार है। क्या ये रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। बंदे का कोई पता नहीं चलता किस वक्त क्या कर दे वो। डिसाइडिंग विच रिकमेंडेशन टू इम्प्लीमेंट, ये तो आपने ख्वाब में भी इसको ओके नहीं करना, ये मना है। रिजल्ट्स जो है उसको दोज चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट करना। क्यों? अगर ऑडिटर दो चार्ज विद गवर्नेंस को रिजल्ट रिपोर्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये वो लिस्ट है जो ठीक नहीं है काम, तो फिर क्या ठीक है? मैनेजमेंट को रिपोर्ट देना। जो मैनेजमेंट ने वो कंपिटेंट एम्प्लॉय अपॉइंट किया था ना, हमने उसको रिपोर्ट देनी है, उसने आगे डायरेक्टर को रिपोर्ट देनी है। समझे कि नहीं? आपने जो काम करना है, टीचर को रिव्यू करवाना है, फॉर एग्जाम्पल टीएनए, प्रिंसिपल साहब के सामने कौन जाएगा? टीचर जाएगा, तो टीए को थोड़ी जाना चाहिए। यही समझा रहा है। Performing procedure that form part of internal control, such as reviewing and approving changes to employees data, access privileges. Internal control से related जो procedures है वो हमने review नहीं करने, उनमें changes approve नहीं करनी। Client का internal control system हमने review नहीं करना, changes approve नहीं करने। फिर से, क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू, चेंजेस अप्रूव नहीं करनी। क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। देखिए सेक्शन 601 में उसने क्या बोला था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी नहीं लेनी। यहां पे क्या कह रहा है? इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी भी नहीं लेनी। क्यों भला? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल से ही गुजर के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको ऐसा सॉफ्टवेयर दे देता हूं, ट्रांजैक्शन उसमें रखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा सेल्फ रिव्यू थ्रेड फिर भी राइज हो रहा है। क्योंकि अगर एज ऑडिटर जब मैं जाऊंगा तो ये मैं चुकूंगा, ये मेरे सॉफ्टवेयर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकली है तो ठीक होगी, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। सेल्फ रिव्यू थ्रेड है। ठीक है जी, बाकी इसको छोड़ दे, लास्ट वाले को, ये ऊपर रेफर कर रहा है उसको एंड पे जाके दोबारा। यानी वो ये कह रहा है कि आपने कोई ऐसे services performing outsourced internal audit services by all a substantial portion of internal audit function where the firm or network is responsible for determining the scope of internal audit work। कहता आपने, अगर क्लाइंट आपको कहता है कि आके इंटरनल आडिट सर्विस परफॉर्म करे, स्कोप खुद ही डिसाइड कर ले। हमने कहा नहीं भैया, स्कोप हमने डिसाइड नहीं करना, आप करें। अब यहां तक उसने क्या बताया भला? जरा सोचे, रुक के सोचे, यहां तक उसने क्या बताया? यहां तक उसने हमें बताया है कि इंटरनल ऑडिट सर्विसेज से थ्रेट राइज होता है, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी। एक ही दो चीजें बताई है। नंबर 1, इंटरनल ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करते हुए मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी, एक बात। और फिर उसने एग्जांपल बताई है कि इन केसेस में मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट हो जाएगी, इसलिए ये काम नहीं करने। अब आगे क्या कर रहा है? कह रहा है थ्रेट कौन से राइज, इसने एग्जांपल ऑफ सर्विसेज बताई। क्या बताया? बताया था ना आपको स्ट्रक्चर क्या है, हर सेक्शन में पहले वो एक्सप्लेन करता है सर्विस कौन सी है, फिर सुबह उसके थ्रेट बताता है, फिर आगे आगे कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह की बात करता है। बताइए थ्रेट कौन सा राइज होगा? इंटरनल ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कौन सा थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट।
ठीक है जी। और सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है मटेरियलिटी पे, इसको गोली मारे। अब बताइए, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? अनलिस्टेड, हाँ बिल्कुल, नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का यही मतलब होता है ना, इसको इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। कौन सी? जो भी ऊपर बताइए मैंने आपको एक एक करके, वो नहीं करनी, उसके अलावा करनी है। अच्छा, अगर उसके अलावा करेंगे तो उसमें भी थ्रेट राइज होगा क्या? उसके लिए सेफगार्ड क्या होंगे? सेपरेट टीम और रिव्यूअर। शाबाश, समझ गए हैं मिजाज को आप कोड ऑफ एथिक्स के। किधर है भाईजान? यूजिंग प्रोफेशनल हु आर नॉट टीम मेंबर। रिव्यूअर का भी यही है, फिट करें इधर, रिव्यूअर को भी बेफिक्र होकर फिट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर लिस्टेड कंपनी है नहीं कर सकते। अगर सेल्फ थ्रेट राइज हो रहा है तो कोई भी नहीं कर सकते हैं, पक्का? ठीक है जी, ये नहीं पढ़ना, ये ऊपर कवर हो गई है। चलिए जी, नेक्स्ट सेक्शन क्या है? 606। अच्छा, आपने देखा, ये आपने परेशान नहीं होना ये देखे कितनी सारी डिस्कशन की हुई है, सर ने सिर्फ चंदे को हाईलाइट किया है। आप सारी डिस्कशन पढ़ ले मेरी तरफ से, आपको खुद ही पता चल जाएगा मैंने किसको हाईलाइट किया और क्यों किया। आईटी सिस्टम सर्विसेज। आईटी सिस्टम सर्विसेज क्या है? आईटी से रिलेटेड सर्विसेज। क्या सीए फर्म्स आईटी के एक्सपर्ट होती हैं? अच्छा, कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया होता है उन्होंने कि पीएचडी की होती है? नहीं, फिर बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, आईटी सिस्टम बनाने के लिए 2 स्किल की जरूरत होती है। हम वो वाला आईटी सिस्टम बना रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, एक अकाउंटिंग और एक आईटी, ठीक है? और अकाउंटेंट आईटी के एक्सपर्ट आसानी के साथ बन सकते हैं, आईटी के एक्सपर्ट्स अकाउंटेंट नहीं बन सकते। इसलिए हर वो सॉफ्टवेयर जिसके लिए अकाउंटिंग का नॉलेज और आईटी का नॉलेज, दोनों का नॉलेज जरूरी है, वो अक्सर सॉफ्टवेयर आप देखेंगे उसमें इनपुट वो कौन बना रहे होते हैं बोला? ऑडिट फर्म। लेकिन बहरहाल लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है, कर सकते हैं। तो आईटी सर्विसेज, सबसे पहले क्या बता रहा है हमें आईटी सर्विसेज के बारे में? कह रहा है आईटी सर्विसेज के बारे में सुनिए, क्या अगर आप आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये आईटी सर्विसेज कौन सी वाली होगी भला? कौन सी वाली आईटी सर्विसेज? क्या मतलब? क्या कोई एल्गोरिथम डिजाइन करके बना रहे होंगे? क्या क्या एलएल मॉडल जो है वो एआई मॉडल बना के दे रहे होंगे? नहीं। कौन से वाला सॉफ्टवेयर बना के दे रहे होंगे? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिससे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगे। तो मुझे बताइए इसमें थ्रेट फिर कौन सा राइज होगा? यस, यही तो बोला उसने, कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के रिजल्ट के नतीजे में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो आपने बाद में खुद बनानी है, और आप कहेंगे सॉफ्टवेयर हमारा, तो इसमें तो गलती कोई नहीं है, फाइनेंशियल में भी ठीक होगी। क्या चेकिंग उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से इंडिपेंडेंट चेकिंग करते हैं? नहीं। फिर वो कह रहा है कि भैया ये कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, फॉलोइंग आईटी सर्विसेज। ये कौन सी वाली आईटी सर्विसेज हैं? कह रहा है जिनकी वजह से थ्रेट अराइज नहीं होता, यानी अलाउड हैं। अब आपने देखा किसी सेक्शन के अंदर वो अलाउड की एग्जांपल दे रहा है, किसी के अंदर डिसअलाउड की एग्जांपल दे रहा है। परेशान तो नहीं, घूम तो नहीं रहे, कभी यस वाली, कभी पॉजिटिव लिस्ट देता है, कभी नेगेटिव लिस्ट, भाई उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। डिजाइन और इंप्लीमेंट आईटी सिस्टम दैट आर अनरिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कह रहा है ऐसा आईटी सिस्टम बना दो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हवाई जहाज 40,000 मीटर की बुलंदी पे होगा तो कंट्रोल रूम के साथ कैसे ट्रांसमिशन होगी, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमें बनाना आता ही नहीं होगा लेकिन कह रहा अगर ऐसा बना दें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा ठीक है, अगली बात करो। उसने कहा ऐसा आईटी सिस्टम बना दे जो कि काउंटिंग रिकॉर्ड वाली इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करता जो कि काउंटिंग में यूज हो। जैसे हमें क्या कह रहा है, क्लाइंट को ऐसा चैटबॉट बना दो कि क्लाइंट के कस्टमर उससे क्वेरी पूछते हैं तो चैटबॉट ऑटोमेटिकली उसका जवाब देता रहता है। आजकल तो बनाना आसान हो गया ना, फर्म के जो
एडवाइजरी आईटी डिपार्टमेंट हो गए, इस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। तो क्या इससे जो आउटपुट निकलती है इस आईटी सर्विस से, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एंट्री है उसकी? ये कहता है ये कर दो। और कौन सी? अच्छा, कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कौन से? ऑफ द शेल्फ, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपने डिजाइन नहीं किया, क्लाइंट ने मार्केट से खरीदा है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने में आप हेल्प कर सकते हैं। ये कौन से वाला है? जो रेडीमेड है। देखिए रेडीमेड होगा वो, चूंकि हमारा नहीं है और कौन सा हमने बनाया है, तो उसको हम सही तरीके से चेक करेंगे। उसमें गलती निकली भी तो हमें रिपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम कहेंगे कौन सा हमारा है। लेकिन याद रखें वो कह रहा है कि जब ये क्लाइंट ने ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर बाय किया ना, तो आपने इसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी। कस्टमाइजेशन की तो ऐसा हो जाएगा जैसे आपने खुद बनाया हुआ है। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन नहीं करनी। बताइए सही, अच्छी बात कर रहा है कि नहीं? अच्छी बात कर रहा है, ठीक है ठीक है। फिर आगे रूटीन में वही बात, क्या अगर अब तो आपको खुद ही बता सकते हैं आगे कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा होगा थ्रेड से। बताइए, दो हिस्सों में गया क्या? अगर पब्लिक इंटरेस्ट है, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर क्या कह रहा होगा भला? कि सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। से क्या सेफगार्ड होगा? सेपरेट टीम यूजिंग प्रोफेशनल हु आर नॉट ऑडिट, और फिर रिव्यू भी ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर लिस्टेड कंपनी हुई तो फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट सीधे ना सेल्फ रिव्यू के साथ रिलेट कर देना। क्या है केस में? चूंकि सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा, इसलिए हमने इसको प्रोवाइड फर्म शैल नॉट प्रोवाइड आईटी सिस्टम सर्विसेज। क्यों? सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा। ठीक है, और फिर ये नीचे सर्विसेज की एग्जांपल दे रहा है, वो समझ ले ऊपर वाली है। ऊपर उसने क्या बोला था कि ये वाली सर्विसेज अगर होंगी तो इजाजत है। नीचे इन्हीं सर्विसेज को ऑपोजिट कह रहा है, करके ये कह रहा है कि इजाजत नहीं होगी। यानी ऊपर उसने कहा अगर कोई ऐसी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड की जिसका अकाउंटिंग से ये इंटरनल कंट्रोल से फाइनेंशियल रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो कर सकते हैं। नीचे क्या कह रहा है? अगर ताल्लुक हुआ तो नहीं कर सकते। फॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो फिर जेनेटिक, वही ऊपर वाली बात है। इसको अलग से इसलिए पढ़ने की, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या आपको अभी तक पढ़ के ये पता चल गया होगा कोड ऑफ एथिक्स में हर पैरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है? नहीं अहम है। शाबाश शाबाश। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए ताकि आपको पता चले कौन सा पैराग्राफ अहम है और कौन सा पैराग्राफ अहम नहीं है। लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज, अगेन अब आ जाए। ये जो लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज हैं और लीगल सर्विसेज हैं, इनमें फर्क है। लीगल सर्विसेज का अलग सेक्शन है, लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज का अलग सेक्शन है। लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज क्या है? लिटिगेशन सपोर्ट सर्विस है, इधर आ भाई, इधर आ, इसको एक आजा, सच में आजा, सच में आजा, आजा, शाबाश, आजा 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 मेरा भाई, तू इधर ही बैठ मेरा भाई। आके इसको एक लगा, हल्की से लगाई, हल्की से, सिंबॉलिकली एक लगा। अभी एक बदला लो, लगाओ इसको। झगड़ा शुरू हो गया। अब मैं आके दोनों में सुलह करवा रहा हूँ। ठीक है, ए कंपनी के कस्टमर, तुम्हें कंपनी ने चीजें भेजी, वो खराब निकली, तुमने कंपनी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। कंपनी कह रही है चीजें ठीक थी, तुम कह रहे हो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई, डैमेजेस दो, तुम दोनों की लड़ाई हो गई। अच्छा, ऐसा है कि एज ऑडिटर हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमने चूंकि परचेज सिस्टम, डिस्पैच सिस्टम को रिव्यू किया हुआ है, तो हम थोड़ा सा सुलह सफाई करवा देते आपकी कि कंपनी का सिस्टम ठीक होता है अमूमी तौर पे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। आपके एम्प्लॉय ने कोई ऊंच नीच की होगी, चले बैठ के थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर लेते हैं। इसमें ये क्या है? झगड़ा खत्म करना, दो लोगों के दरमियान में झगड़ा खत्म करना। इस झगड़े को खत्म करने के लिए मेरा वकील होना जरूरी नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल कर सकता है। इसकी क्लासिक एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी वाली है। जब आग लगती है ना, इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं इस जगह पे तो कुछ पड़ा ही नहीं हुआ था, और कंपनी क्या कहती है? हमारा सारा सामान इधर पड़ा था, वो तो सब कुछ राख हो गया होता है। और डिस्प्यूट राइज हो जाता है कि नहीं? फिर ऑडिटर से पूछते हैं, ऑडिटर है बताओ, तुमने स्टॉक काउंट किया था, तुम स्टॉक काउंट करते हो, बताओ अमूमी तौर पे इस गोदाम में कितने का स्टॉक पड़ा होता है? क्या ऑडिटर स्टॉक काउंट के दौरान में नोटिंग करता है कि नहीं करता? वो लिटिगेशन सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं? लेकिन वो वकील नहीं है। ये लीगल सर्विसेज के लिए वकील होना जरूरी है, लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज के लिए वकील होना जरूरी है। ये फर्क समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब वो क्या कहता है कि लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज क्या है?
ये है जी, असिस्ट विद डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड रिट्रीवल, एक्टिंग एज विटनेस। अच्छा हाँ, गवाही देना। जैसे अब हमें गवाह के तौर पे, अगर ये फर्ज कीजिए अदालत में केस चला गया तो हमें गवाह के तौर पे उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा ऑडिटर को बुलाया जाए, ऑडिटर से कहा तुम गवाही दो। कितना स्ट्रांग होता है, गवाही दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ठीक है। अच्छा, इसमें गवाही दो तरह की होती है, एक है विटनेस और एक है एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस, विटनेस क्या है? जैसे फर्ज कीजिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, अदालत ने पूछा बताओ यहाँ पे कितना स्टॉक होता था, हमने कहा सर ये डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, क्लाइंट का ये स्टॉक शीट है, ये 31 दिसंबर की, ये हम आपके हवाले कर, हमारे पास थी, क्लाइंट ने हमें दी थी, क्लाइंट की अपनी जो जल गई है, हमारे पास उसकी कॉपी थी, ये लीजिए। ये भी हम गवाही दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये रेगुलर विटनेस है। एक विटनेस होता है जो अपनी एक्सपर्ट स्किल की बेस पे, जैसे अगर कभी इंश्योरेंस कंपनी वाले इसका यूज करते हैं, अगर गाड़ी ठुक जाए ना कहीं, तो कंपनी की तरफ से, एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वो प्रोफेशनल आता है, वो आके गाड़ी का जायजा लेता है, पिक्चर देखता है और अपनी वैल्यूएशन करता है, असेसमेंट कि गाड़ी का डैमेज कितना हुआ है। वो भी गवाह है इस चीज का कि एक्सीडेंट हुआ है। अब एक गवाह वो है जो शायद उस ड्राइवर के साथ बैठा हुआ है, वो भी गवाह है इस चीज का कि एक्सीडेंट हुआ है। दोनों में फर्क है। जो साथ बैठा है वो सिर्फ ये गवाही देगा कि एक्सीडेंट हुआ है, डैमेज कितने का हुआ है ये गवाही नहीं, क्यों नहीं दे सकता, वो उसका एक्सपर्ट ही नहीं है। लेकिन वो जो कंपनी ने भेजा अपना बंदा, वो मौका पे आएगा, जाए वो कुआ पे, फौरी तौर पे उससे ये भी पता चल जाएगा ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, फेक नहीं है, और वो उसकी अमाउंट भी कंफर्म करेगा। इसको बोलते हैं एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है। अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करनी हो कोर्ट में जाके, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कोर्ट ने पूछी है, तो वो क्या है? सिर्फ रेगुलर। और अगर उसकी वैल्यूएशन भी करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल या उसको को कंक्लूड करना है, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट विटनेस। अच्छा बताइए, अगर दोनों विटनेस में फर्क समझ आया तो किस केस में कौन सी वाली अगर हम सर्विस प्रोवाइड करें तो थ्रेट ज्यादा होगा? एक्सपर्ट विटनेस। आइए जरा देखते हैं वो क्या कहता है। शाबाश। बहरहाल कहता है ये जितनी भी सर्विस, इसके अलावा क्या है? कैलकुलेटेड एस्टिमेटेड डैमेज और अदर अमाउंट दैट माइट बिकम रिसीवेबल और पेएबल एज ए रिजल्ट ऑफ लिटिगेशन। इसको इंश्योरेंस वाली एग्जांपल के साथ लिंक करें। इंश्योरेंस वाले एग्जांपल के साथ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या? भैया ये हमारा अकाउंटेंट था और कंपनी ये कह रही है कि भैया हमारे सारे पैसे ले गया, ये 10 लाख का फ्रॉड करके निकल गया। अब हमारा झगड़ा चल रहा है, एफआईआर दर्ज करवा दिया। अब झगड़ा शुरू हो गया ना। अब ये डिसाइड करने के लिए कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं, एग्जैक्ट कितनी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वो अगर हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहते हैं कि भैया आप ही इन्वेस्टिगेशन, क्यों? क्योंकि आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे बिजनेस के साथ फेमिलियर होता है, उससे हम कहें भैया फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करो, तो वो कैलकुलेशन करेगा, एविडेंस हासिल करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा कि उसके ख्याल में 6.5 लाख का फ्रॉड हुआ है। अब अगर वो ये रिपोर्ट अदालत तक बात जाती है और अदालत कहती है ये रिपोर्ट भी लेके आओ, बताइए वो रेगुलर विटनेस है कि एक्सपर्ट विटनेस है? एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आपको। लिटिगेशन सपोर्ट सर्विस, देखिए इस सारी एग्जांपल में मैं एग्जांपल वो चुन के आपको दे रहा हूं जो लीगल सर्विस से डिफरेंशिएट करे, यानी इसमें हम वकील नहीं है, लेकिन फिर भी जो लड़ाई झगड़ा है, कानूनी कार्रवाई है, उसमें हम उसको रिजॉल्व करने के लिए अपनी सपोर्ट दे सकते हैं। थ्रेट कौन सा राइज होता है इसमें? तो जितनी भी नॉन इंश्योरेंस सर्विस में कोई और हो ना हो, चलो थ्रेट तो, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ये है कि अमूमी तौर पे जो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज हैं वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहाँ पे भी सेल्फ थ्रेट राइज हो गया। डन जी। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कभी कभार एडवोकेसी थ्रेट भी राइज हो जाता है, क्योंकि आप कोर्ट में जाके, एडवोकेसी थ्रेट पता कब राइज होता है? जब थर्ड पार्टी के सामने हम अपने ऑलरेडी किसी वर्क को डिफेंड करते हैं। अगर हमने क्लाइंट को वो रिपोर्ट दी थी और वो अदालत तक बात जाती है तो हम वहां पे जाके अपनी उस रिपोर्ट को, उस अमाउंट को डिफेंड कर रहे होंगे, एडवोकेसी थ्रेट राइज होगा जी। तो फिर इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है आ जाए डायरेक्ट थ्रेट डिस्कस कर लिया, अब आगे आ जाए सेफ गार्ड के ऊपर। अगर तो
ऑडिट क्लाइंट अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या करना है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट राइज होगा ना, क्या करें अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो, क्या सेफ गार्ड अप्लाई करें, शाबाश शाबाश, 0 नंबर। कौन सा सेफ गार्ड, यही तो पूछ रहा हूं, क्या करें सेफ गार्ड अप्लाई करें, शाबाश। सेफ गार्ड कौन सा, सेपरेट टीम, किधर लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है ये, नॉट एन ऑडिट टीम मेंबर टू परफॉर्म द सर्विस। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो देखना है थ्रेट कौन सा राइज होता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट की एडवोकेसी थ्रेट, सेल्फ। क्या ऐसा हो सकता है, अब बार बार ये माउस नीचे गिर जाता है इस वजह से वो आ जाता है बार, क्या ऐसा हो सकता है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज ना हो रहा हो लेकिन एडवोकेसी थ्रेट राइज हो रहा हो, बिल्कुल। जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले एग्जांपल दी थी, जैसे अभी एग्जांपल दी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, अब वो जो लॉस हुआ है 6.5 लाख, पता चला 6.5 लाख, अभी उससे रिकवरी करवानी है, ये वो क्लाइंट इस रिपोर्ट को लेके उस अपने एम्प्लॉय से कहेगा भैया पैसे निकालो, उसके खिलाफ रिकवरी के लिए कोशिश करेगा, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डायरेक्ट ताल्लुक कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो राइज नहीं हो रहा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आ रही, लेकिन एडवोकेसी थ्रेट राइज हो रहा है, क्यों, कोर्ट में चली गई रिपोर्ट तो हमने डिफेंड करना है इसको। तो अगर, लेकिन सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज भी हो सकता है क्या, कि वो अमाउंट ऐसी है कि वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉस रिकॉर्ड करना है उसका, ठीक है। तो बाज़ औक़ात सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, बाज़ औक़ात सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज नहीं होता बल्कि एडवोकेसी थ्रेट राइज है। अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कोड ऑफ एथिक्स के लिए कौन से वाला थ्रेट ज्यादा अहम है, सेल्फ रिव्यू, क्योंकि ये डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट से। एडवोकेसी थ्रेट थोड़ा सा अगर आप सोचें ना तो आपको पता चलेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट से रिलेट नहीं करता, ये ऑडिटर के एटीट्यूड से रिलेट करता है कि ऑडिटर बायस्ड हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट से रिलेट नहीं करता। होता है ना, कल मैंने जो बात कही तो आज मेरे ऊपर प्रेशर होगा कि मैं अपनी कल वाली बात का डिफेंड करूं, मैं झूठा ना पढ़ूं, तो इसीलिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आपने देखा कोड ऑफ एथिक्स माफी नहीं दे रहा लिस्टेड कंपनी के केस में, एडवोकेसी थ्रेट में कह रहा है। तो एडवोकेसी थ्रेट, सेल्फ थ्रेट में क्या कहेगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट में सीधी बात करेगा, क्या करेगा, शैल नॉट प्रोवाइड लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज, जो कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज करते हो, ठीक है। जैसे कह रहा है एग्जाम्पल क्या है, आपने किसी भी प्रोविजन की या दूसरी अमाउंट की क्वांटिफिकेशन करनी है अगर, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी से जो रिकवरी है ना, बाज़ औक़ात हम वो अगर कंटिंजेंट इनकम, कंटिंजेंट एसेट के तौर पे उसको डिस्क्लोज करना हो सकता है, या हो सकता है कि वो रिकॉर्ड कर लें वर्चुअल सर्टन के बेस पे। तो बाज़ औक़ात लिटिगेशन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट को इफेक्ट करेगी, बाज़ औक़ात अगर वो ऐसी लिटिगेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट को अफेक्ट कर रही है, फिर वो नहीं करना। और एडवोकेसी थ्रेट है तो अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं, सेफ गार्ड अप्लाई, वो सर्विस प्रोवाइड कर दें, लेकिन सेफ गार्ड कौन से वाले होंगे, वही ऊपर वाले, कौन सा, सेपरेट टीम, और दूसरा भी फिट कर दें, दूसरा कौन सा है, एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड। एक्टिंग एज विटनेस, एक्टिंग एज विटनेस की एग्जांपल दे रहा, वो कह रहा है विटनेस कौन से हो सकता है, विटनेस दो तरह के हो सकते हैं, कि विटनेस ऑफ फैक्ट, वकूए का चशमदीद गवाह, और एक कौन सा होता है, एक्सपर्ट विटनेस। विटनेस ऑफ फैक्ट कौन होता है, जो कि एविडेंस देता है, who gives evidence to tribunal or court based on his direct knowledge of facts or event, कि ये वकूआ हुआ है कि नहीं, ये इवेंट हुआ है कि नहीं हुआ। और एक्सपर्ट विटनेस कौन सा होता है, जो एविडेंस प्रोवाइड करता है इंक्लूडिंग अपना ओपिनियन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपर्टीज। जैसे मैंने बताया छोटी सी एग्जांपल, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ देखने वालों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ ये तो बता देंगे, गवाही दे सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, कितने का नुकसान हुआ ये नहीं बता सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये भी बता सकते हैं कितने का नुकसान हुआ। वो कौन से होंगे, एक्सपर्ट विटनेस। कह रहा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नॉट क्रिएटेड व्हेन इंडिविजुअल इन रिलेटेड मैटर इन्वॉल्विंग एक्ट्स एज ए विटनेस ऑफ फैक्ट। वही आपकी वाली बात, तीर तुक्का चलाया था, सही साबित हो गया। भाई ने क्या कहा था कि एक्सपर्ट विटनेस के केस में थ्रेट जो ज्यादा सिग्निफिकेंस है, उसने भी वही बोला, विटनेस ऑफ फैक्ट के केस में कोई थ्रेट अराइज नहीं होता, ठीक। एंड इन द केस ऑफ डूइंग सो प्रोवाइड्स ओपिनियन विद ठीक है। और अगर वो एक्सपर्ट विटनेस हो
तो फिर थ्रेट राइज होता है कौन सा, एडवोकेसी थ्रेट। ठीक है जी, तो विटनेस की दो टाइप समझ आ गई आपको। इसमें लेकिन क्या कह रहा है, इज नॉट इज एट एन, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे अगर आपको अपॉइंट किया गया है तो एडवोकेसी थ्रेट राइज होगा, लेकिन अगर वो आपको अपॉइंट किया है कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने, क्लाइंट ने अपॉइंट नहीं किया, तो फिर ठीक है, फिर थ्रेट राइज नहीं होगा। या अगर आप ऐसे इशू के ऊपर एडवाइस दे रहे हैं, यानी यहाँ पे सारे पैराग्राफ में पता क्या कह रहा है कि अगर आप एक्सपर्ट विटनेस बन रहे हैं, देखिए विटनेस ऑफ फैक्ट बन रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर एक्सपर्ट विटनेस बन रहे हैं आप तो फिर एडवोकेसी थ्रेट राइज होता है, लेकिन अगर आप क्लाइंट की तरफ से नहीं ना विटनेस, तो फिर उसकी भी इजाजत है। इस सब में यही बात कर रहा है कि आप क्लाइंट की तरफ से नहीं, यहाँ पे इस पैराग्राफ में कह रहा है कि ट्राइब्यूनल या कोर्ट की तरफ से प्रेजेंट आप काम कर रहे हो, और यहाँ पे कह रहा है कि आप किसी क्लास की तरफ से, क्लास एक्शन, जैसे कोई स्पेसिफिक ग्रुप, आप याद है लॉ में पढ़ते होते थे 10% ऑफ अफेक्टेड क्लास, कि मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स की तरफ से नहीं, बल्कि आप वो स्पेसिफिक क्लास की तरफ से अगर आप एक्सपर्ट विटनेस बनो तो फिर इसकी इजाजत है, क्योंकि फिर आपको कंपनी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। बहरहाल ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन होगी अगेन, अब ये तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है क्या कह रहा है वो। अनलिस्टेड है तो क्या करें, क्या एग्जांपल ऑफ एक्शन दैट may safeguard to address advocacy threat for other client that is not a public interest entity, प्रोफेशनल, डिफरेंट प्रोफेशनल यूज करें, नॉट टीम मेंबर। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है तो क्या करें, within the firm that shall not act for an audit and that is public interest as an expert witness in the manner, clear? ओके, लिटिगेशन समझ आ गई, एक्सपर्ट की दो टाइप समझ आ गई, क्या थी, एक्सपर्ट ऑफ फैक्ट, सॉरी ये विटनेस ऑफ फैक्ट और एक्सपर्ट विटनेस। विटनेस ऑफ फैक्ट के केस में नहीं प्रॉब्लम नहीं, और एक्सपर्ट के केस में है, लिस्टेड कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर सकते, अनलिस्टेड को। चलिए अब नमाज का टाइम होने वाला है, यहाँ पे पास करते हैं। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आप लोग भी इसको रीड कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं।